अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की होती है, उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सोलिनॉइड की होती है। अब हम एम्पीयर लॉ को इस्तेमाल करके इस सोलिनॉइड के अंदर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो टॉपिक का नाम रहेगा सोलिनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटर्मिनेशन यूजिंग एम्पीयर्स लॉ। मतलब एम्पीयर लॉ का इस्तेमाल करके हम सोलिनॉइड के अंदर जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिख दिया, एम्पीयर्स लॉ वाज अप्लाइड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। अब अगला सवाल है सोलिनॉइड क्या होता है। तो ये तो मैं आपको एक्सपेरिमेंटली दिखा चुका हूँ कि सोलिनॉइड क्या चीज़ है। अब हमने सोलिनॉइड की जो प्रॉपर्टीज़ लिखी थी वो देखनी है। ये एक्सपेरिमेंटली आपको दिखा भी चुका हूँ। सोलिनॉइड एक वायर होती है जो वाउंड की गई होती है। किस शेप में वाउंड होती है? आंसर है सिलेंड्रिकल शेप में। और ये जो वायर है टाइटली वाउंड होती है, मतलब एक टर्न फिर दूसरा उसके पास, तीसरा उसके पास। टाइटली का मतलब ये नहीं कि खींच कर, नहीं, वो खींच के तोड़ दो ऐसे, ऐसे नहीं। टाइटली का मतलब एक टर्न, बिल्कुल उसके पास ही दूसरा टर्न, फिर उसके पास तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पांचवा एंड सो ऑन। टाइटली वाउंड होनी चाहिए। टाइटली वाउंड का मतलब हर टर्न दूसरे टर्न के बिल्कुल साथ साथ हो। लॉन्ग होनी चाहिए एज कंपेयर टू रेडियस। जितना उसका रेडियस है उस रेडियस की निस्बत जो है इसका साइज, इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। और बेटा याद रख लो, जो आइडियल सोलिनॉइड होती है उसकी लेंथ इनफाइनेट कंसीडर की जाती है। बात समझ गए? और जितनी लेंथ किसी सोलिनॉइड की बड़ी होगी, समझ लो उतने ज़्यादा परसेंट वो आइडियल होगी। तो जनरली तो ऐसे लिख देते हैं कि लॉन्ग होनी चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं सोलिनॉइड की। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सोलिनॉइड की डायग्राम बनाई जाए। तो यहाँ पर मैंने सोलिनॉइड की डायग्राम बना दी। ये ग्रीन कलर की लाइंस हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिख रही हैं। और यहाँ पर मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। दूसरा कौन सा है? बैटरी का नेगेटिव। तो जब हम इसको बैटरी अप्लाई करेंगे तो इस सोलिनॉइड से जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे इस सोलिनॉइड से क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। करंट किस तरह फ्लो करेगा? देखिए, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर होगी? नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ से हाई पोटेंशियल से करंट इस तरफ, ये ऊपर से फिर करंट किधर जाएगा? अंदर को। तो उसको मैंने डॉट क्रॉस से शो कर दिया। फिर करंट इसके अंदर जाएगा, फिर नीचे से बाहर आ जाएगा, फिर ऊपर। जिस तरह ये वायर घूम रही है, करंट भी इसी तरह इसके गिर्द घूमता जाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वायर है, ठीक है। इधर से करंट आप देखिएगा कि यहाँ बैटरी से करंट जा रहा है, नीचे इसका ये टर्मिनल है, इधर से करंट जा रहा है। जब इधर से करंट इसमें जाता है तो करंट किस डायरेक्शन में जाता है? इधर से, इस टर्मिनल से ऊपर को जाता है, अंदर को, इनटू द पेज, फिर नीचे से घूम के बाहर आता है, ठीक है। फिर इधर से घूम के अंदर को जाता है, फिर नीचे से घूम के बाहर को आता है, अंदर को जाता है, बाहर से। तो ऊपर वाले टर्मिनल से देखें तो करंट अंदर को जा रहा है, तो फिर पीछे से घूम के ये बाहर को आ रहा है। इधर से फिर देखिए अंदर को, पीछे से घूम के ये किधर को आता है? बाहर को। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस शो कर दिया, मतलब करंट अंदर को गया, पीछे से घूम के बाहर को आ गया, फिर अगले टर्न में, फिर अगले में, फिर अगले में एंड सो ऑन। ये मैंने सोलेनॉइड की शेप बेटा यहाँ पे बना दी। और इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन भी शो कर दी, आप देख सकते हैं। फिर इसकी मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा बना दी। आपको पता है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होती है कुछ इस तरह की होती है। तो ये मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, ये आप देख सकते हैं लाइनों की मदद से। स्टोरी समझ आई? तो अब अगला काम है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस जैसी क्यों है, ये आपको समझना है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको देखिएगा। अगर हमारे पास कोई वायर स्ट्रेट हो, फॉर एग्जांपल ये मैं वायर ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर में करंट किधर फ्लो कर रहा है? आंसर है इस स्ट्रेट वायर में करंट ऐसे ऊपर को फ्लो कर रहा है। अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आंसर है सर्कुलर होगी। तो स्ट्रेट वायर में जो करंट गुजरा है उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होनी है, अंगूठा
करंट की तरफ कर लो, कर्लिंग फिंगर्स जो होंगी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देंगी। बात समझ गए? तो स्ट्रेट वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसी बना दी हमने? सर्कुलर। अब सोचो अगर हम इस स्ट्रेट वायर को थोड़ा यहाँ से ऐसे बेंट कर दें, तो जब आप इसको बेंट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह भी क्या रहेगी? आंसर है सर्कुलर रहेगी। यहाँ करंट इधर जा रहा है, यहाँ भी सर्कुलर रहेगी। यहाँ से करंट आगे जा रहा है तो यहाँ से भी सर्कुलर रहेगी। यहाँ से करंट आगे जा रहा है तो यहाँ से भी सर्कुलर रहेगी। तो ये वायर तो ऐसे हमने मोड़ दी, ऐसे इसको हमने गोल गोल घुमा दिया। तो जिस तरह ये वायर गोल गोल घूमती जाती है, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है? आंसर है इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर ही शेप में रहेगी। आप देखिए ज़रा क्या शेप बनने जा रही है इसकी। मैंने इसको ये ऐसे गोल गोल घुमा दिया, ठीक है। अब इसके ये टर्न्स हैं आप जो देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो टर्न है ये वाला, इसमें से करंट किधर फ्लो कर रहा है? आंसर है इसमें से करंट अंदर को फ्लो कर रहा है। अगर करंट इसका अंदर को फ्लो कर रहा है तो इस टर्न की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से इधर को होगी, ठीक है। फिर ये जो दूसरा टर्न है, इस टर्न को भी देखिए करंट किधर को फ्लो कर रहा है? इसका करंट भी अंदर को फ्लो कर रहा है। तो अंगूठा करंट की तरफ कर लें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को ही बनेगी। फिर अगला टर्न देखिए, इसमें से भी करंट किधर फ्लो कर रहा है? अंदर को। तो अंगूठा किधर कर लें? करंट की तरफ। कर्लिंग फिंगर्स किधर जा रही हैं? कर्लिंग फिंगर्स इधर जा रही हैं। फिर अगले टर्न के लिए भी करंट इधर को है, कर्लिंग फिंगर्स किधर जा रही हैं? इधर को। तो आपने देखा ये जो टर्न्स हैं इनका करंट किधर है? इस तरफ। अंगूठा इस तरफ कर लिया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर को, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर को, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर को, इसकी। तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रही है? इस तरफ बन रही है। तो हम देखेंगे अंदर वाली साइड पर ये जो रिंग है, ये जो सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड के अंदर वाली साइड पे हर टर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में बनेगी और सारी मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसको आप जहाँ से मर्जी देख लें, यहाँ से चेक करेंगे अंदर को मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह से करंट चेक करेंगे अंदर को मैग्नेटिक फील्ड। आप पूरी वायर में देखें, यहाँ पे करंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे, जिधर भी आप अंगूठा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली साइड पे जो सोलिनॉइड की होती है, सबकी डायरेक्शन जो होती है एक ही तरफ होती है। तो अंदर वाली साइड पे ये पूरे टर्न्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही होती है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब हम ये स्टोरी बाहर वाली साइड पे देखेंगे। तो बेटा याद रख लो, यहाँ पे ये जो टर्न्स हैं इनका करंट किधर है? आंसर है इस तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी? ये मेरी उंगलियां देखें, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बन रही है, इस तरफ, ठीक है। अब ये जो नीचे टर्न है, अगर करंट इसका इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब जो नीचे वाले टर्न है, तो नीचे वाले टर्न का करंट किधर है? आंसर है अगर ऊपर वाले का करंट इधर को है तो नीचे वाले जो टर्न्स हैं उनका करंट इस तरफ है। अगर इसका करंट इस तरफ है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखिए, ये जो टर्न्स हैं इसका करंट इस तरफ है, अंदर वाली साइड पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी और बाहर वाली साइड पे भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी। बात समझ गए कि नहीं? ये जो टर्न्स हैं यहाँ पर, ये जो वायर्स हैं इनका करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरफ है। फिर ये जो करंट है इसमें से गुजर के जब करंट नीचे पहुँचता है तो करंट की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। जब करंट नीचे वाले पॉइंट पे इस तरफ है तो यहाँ पे अगर हम अंगूठा इधर करें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रही है? तो आप देखें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर को बन रही है। पूरी वायर, यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, यहाँ पे करंट अंदर को। तो अंदर वाली साइड पे पूरे जो टर्न्स होते हैं एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? सपोर्ट। लेकिन बाहर वाली साइड पे देखा जाए, करंट इधर को है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को, नीचे में करंट इधर को है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को। तो बाहर वाली साइड पे सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की कैंसिलेशन हो रही है, अंदर वाली साइड पे सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर हो रही है। तो ये आपको एक पॉइंट याद रख लेना है, सोलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर आप राइट हैंड रूल से चेक करें, सब टर्न्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये बेटा आपने यहाँ पे लिख लेना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होती है वो क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग। ये कि एमसीक्यूज है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर वाली साइड पे, सोचो कहाँ पे? सोलिनॉइड के बाहर वाली साइड पे, वो क्या हो जाती है? कमजोर। क्यों? राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कीजिए, उंगलियों को घुमाइए, बाहर वाली साइड पे आपको मैग्नेटिक फील्ड तमाम टर्न्स की कैंसिल होती दिखाई देगी। एक और पॉइंट याद रख लेना है, बाहर वाली साइड पे जब हम इससे दूर जाते हैं तो आपको पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। बात समझिए कि नहीं?
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और होगी, यहाँ पे और यहाँ पे और, ठीक है। बाहर वाली साइड पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, कैंसिल मुकम्मल तौर पे नहीं होती, कैंसिल होने के बाद भी थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है। तो याद रख लो, बाहर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। यहाँ पे और वैल्यू होगी, यहाँ पे और वैल्यू, यहाँ पे और, तो आप देखेंगे वीक भी होगी, साथ में ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्या लिखा मैंने, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.3 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ 0.1 है, यहाँ पे 0.001 है, यानी एक वीक है, दूसरा दूर जाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन ये चीज़ कहाँ पे है, आउटसाइड। अगर हम इन साइड पे इस पॉइंट पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें, इन साइड एक तो आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगी, एक आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। वजह क्या है, ये बिल्कुल एक जो है बिल्कुल स्मॉलर एरिया वाली होती है, इसकी जो मोटाई होती है बहुत थोड़ी होती है। तो अगर ये इसकी मोटाई बहुत ही कम है तो आप इधर जहाँ मर्जी मूव कर ले तो हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है तकरीबन कैसी मिलेगी, एक ही जैसी मिलेगी। बार नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, बार इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि हम इससे बाहर पूरी दुनिया ही है, यहाँ पे और वैल्यू, यहाँ पे और, यहाँ पे और, आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। लेकिन इसके अंदर रहें, आप अंदर रह के कहाँ चले जाएंगे, इसका अंदर तो पहले बहुत छोटा सा है, इसका एरिया तो पहले बहुत कम है, तो वहाँ आप इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो तकरीबन 95% अंदर वाली साइड पे जिस मर्जी पॉइंट पे चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलेगी। अगर हम बाहर वाली साइड पे चेक कर रहे हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म मिलेगी। अगर स्ट्रॉन्गर और वीक की बात आए तो इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलिनॉइड के वो वीक होती है। स्टोरी समझ आई? तो ये आपको पॉइंट याद रख लेने हैं इनसाइड के लिए और आउटसाइड के लिए। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं वो क्या है। अब हमने इसके अंदर बेटा एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं मेंशन करता हूं यहाँ पे, इस पॉइंट पे सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है उसको कैलकुलेट करना है। बात समझ गए? आपको मैंने सिखाया है अगर करंट कैरिंग कोई भी वायर है उसमें उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसको हम एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एम्पियर लॉ कैसे लगाते हैं आपको स्टेप याद होने चाहिए। सबसे पहले वो पॉइंट मेंशन करना होता है जिस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये मेंशन कर दिया। दूसरा काम होता है इमेजिन करो सूटेबल क्लोज्ड लूप। आपने यहाँ पे एक सूटेबल क्लोज्ड लूप इमेजिन करना है, बात समझ गए? और उस लूप को हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पे हम जो क्लोज लूप है वो इमेजिन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का सूटेबल रहेगा, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, और जो है वो सिमेट्रिक का मतलब भी मैंने बताया था कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर शेप का एक लूप इमेजिन कर लेते हैं, दूसरा स्टेप फॉलो हो गया। तीसरा होता है डिवाइड लूप इनटू एलिमेंट्स। तो हम इसके एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं, एक इसका एलिमेंट ये मान लें, एक ये मान लें, एक ये मान लें और ये मान लें। ये तीसरा स्टेप फॉलो हो गया। अब अगला काम क्या है, डॉट प्रोडक्ट ले लें किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके साथ, ये जो सारा लूप है इसके जो हमने एलिमेंट बनाए, कितने बनाए, 1 2 3 4, इस लेंथ का भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, इसका भी लें, इसका भी लें, इसका भी लें, और तमाम तर जो डॉट प्रोडक्ट्स लिए हैं आपने मैग्नेटिक फील्ड के पाथ एलिमेंट की जो लेंथ है उसके साथ, सबको क्या करना है, सम करना है। सम करने के बाद आंसर म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, आई। तो ये बेटा एम्पियर लॉ लगाने के लिए स्टेप होते थे हमारे पास। इन स्टेप को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों ने वो समझनी है, उनको देखिए। ये एम्पियर लॉ मैंने आपको बता दिया कैसे लगाना है, लेकिन इसको लगाने से पहले आप एक चीज़ समझ लें, वो क्या है, आपको समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या समझना है, कॉन्सेप्ट किसका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? तो सबसे पहली बात है जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास सोलिनॉइड है ना, सोलिनॉइड के ऐसे टर्न्स है ना, तो हमने वो वाले टर्न्स की बात करनी है जो 1 मीटर में है। क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर, यानी वो सोलिनॉइड के टर्न्स जो कितनी जगह पे फैले हुए हैं, 1 मीटर में, उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसको हम किससे लिखेंगे, स्मॉलर एन से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये आपके पास एक सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10 हैं,
और ये सोलेनॉइड कितनी लंबी है? आंसर है 5 मीटर लंबी है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 10 कैपिटल एन से ज़ाहिर कर दिया। इसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल एल से ज़ाहिर कर दिया 5 मीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिख लो, जितनी उसकी लेंथ है वो लिख लो, 10 लिख दिया, 5 लिख दिया, जवाब क्या आ गया 2। तो बेटा बताओ 10 क्या है? 10 वो टर्न्स हैं, 10 इसके वो टर्न्स हैं जो कितनी लेंथ में आए हुए हैं? 5 मीटर में आए हुए हैं। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको वो वाले टर्न्स मिल जाएंगे जो 1 मीटर में हैं। तो ये टोटल कितना मीटर था? 5 मीटर। 5 मीटर के अंदर कितने टर्न हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 मीटर के अंदर 10 टर्न आ गए, तो 1 मीटर के अंदर कितने आए सोच लो। तो यहाँ पे 1 मीटर, ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, यहाँ पे ये 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो 5 मीटर में 10 है, 1 मीटर में गिन लो कितने हैं। 1 मीटर में यहाँ पे 2 टर्न है, इस 1 मीटर में भी 2 है। तो आपके पास फार्मूला आ गया, टोटल टर्न लिख दो, जितनी लेंथ था वो लिख दो, ऑटोमेटिकली वो टर्न्स आपके पास आ जाएंगे जो उसके 1 मीटर में मौजूद हैं। तो जो 1 मीटर में मौजूद टर्न्स हैं उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बात समझिए। अब इस सोलेनॉइड की बात करते हैं जो कि मैंने ग्रीन कलर से बनाई हुई है। इसको बेटा देखिए, आप देखेंगे इसके टर्न जो हैं वो क्लोजली हैं, बिल्कुल थोड़े पास पास हैं। ठीक है, ये थोड़े खुले खुले हैं, ये जो मैंने बनाए थोड़े जो है पास पास, थोड़े गाढ़े कर दिए, डेंस कर दिए। वैसे तो जो आइडियल सोलेनॉइड होती है उसमें तो गैप होता ही नहीं है, साथ साथ जुड़े होते हैं। स्टोरी समझ आ गई। अब इसमें क्या है, थोड़े खुले खुले बनाए हैं हमने, रियल लाइफ में बनाई है, इसमें थोड़ा बहुत तो गैप होता ही है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 15। इसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो इसके 5 मीटर में 10 टर्न है, इसके 5 मीटर में 15 टर्न है। तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? खुद सोच लो। 15 टर्न्स कितनी जगह में पूरे आए? 5 मीटर में। तो 1 मीटर में कितने आ जाएंगे? आंसर है 3। ये देख लें, 15 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना है पर यूनिट लेंथ? इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 है। इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है? आंसर है इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है? 3 है। तो इसकी टर्न रेशो कम है, इसकी टर्न रेशो ज़्यादा है। तो याद रख लो, कोई कॉइल जितनी डेंस होती है, जितने उसके टर्न्स क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, समझ लो उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उतने ज़्यादा होंगे। स्टोरी समझ आई? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन में लोग खड़े कर दिए। अगर लोग खुले खुले खड़े होंगे तो 1 मीटर में नंबर ऑफ पीपल पर मीटर या पर यूनिट लेंथ थोड़े आएंगे। अगर पास पास खड़े होते हैं तो नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट लेंथ ज़्यादा आएंगे। जैसे मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, दूसरा यहाँ खड़ा हो जाता है, तो 1 मीटर में 2 ही आते हैं। एक यहाँ पे खड़ा होता है, फिर उसके साथ दूसरा यहाँ खड़ा हो जाता है, तीसरा यहाँ खड़ा हो जाता है। तो अगर वो साथ साथ जुड़े हुए हैं तो 1 मीटर के अंदर ज़्यादा टर्न्स आ जाएंगे। याद रख लो, अगर आप सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको आप साथ करके वाउंड कीजिएगा। इसको खुला खुला वाउंड किया था, इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 है। इसको तंग वाउंड किया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 3 है। अब आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे समझनी है। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में भी बनाए जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर हम डिवाइड कर दें, ये केसेस है बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। डिवाइड स्प्रिंग इनटू 2 पार्ट्स। हमारे पास एक स्प्रिंग था, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 2 हिस्सों में। स्टोरी समझ आ गई? तो ये स्प्रिंग है, मैं आपके सामने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ? 2 हिस्सों में। ठीक है जी। तो जब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो आप उसके नंबर ऑफ टर्न्स बताइए पर यूनिट लेंथ कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो परेशान नहीं होना, आपके पास फार्मूला है, कैलकुलेट करते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिख लो, पर यूनिट क्या लिख लो? लेंथ। अब इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो आप एक हिस्से को ले लें, इसको ले लें, चाहे इसको ले लें। अब मुझे बताइए इसके कितने टर्न्स बच गए? आंसर है 5। और इसकी लेंथ कितनी बच गई? आंसर है इसकी लेंथ हमारे पास बच जाएगी, पूरे की 5 थी, आधे की 2.5 आ जाएगी। तो लेंथ इसकी 2.5 आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई क्या है? 2.5। तो 5 को 2.5 से डिवाइड करें तो बेटा हमारे पास आंसर कितना आता है? 2। तो याद रख लो, अगर किसी स्प्रिंग को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसके नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो जाते हैं, लेंथ भी हाफ हो जाती है। ये भी चीज़ हाफ हो गई, ये भी हाफ हो गई, लेकिन दोनों को जब डिवाइड करेंगे आंसर वही आएगा।
पहले कितना आया था 5/10, जवाब कितना था 2। अब ये कितना है 5/2, अब भी कितना है 2। तो आपको एक कंसेप्ट याद रख लेना है, अगर किसी सोलेनॉइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, उसको आप खींचें या दबाएं मत, तो फिर उसका जो भी एक हिस्सा लेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो जाएंगे, लेंथ हाफ हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वही रहेंगे। आपने देख लिया। दूसरा सवाल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉलर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओनली चेंजेस, कब चेंज हो सकता है? अगर हम कंप्रेस कर दें सोलेनॉइड को, क्या कर दें हम कंप्रेस कर दें। जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या क्या होगा देखिए, जब उसको कंप्रेस करेंगे, जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो आप अगर उसके 10 नंबर ऑफ टर्न्स थे तो कंप्रेस करने से ये नंबर ऑफ टर्न्स 10 ही रहेंगे, तो ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, कंप्रेस करने से लेंथ उसकी कम हो जाएगी। बात समझिए, लेंथ कम हो जाएगी तो मुझे बताइए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे? सोचो। तो आपके पास फार्मूला है, ये नंबर ऑफ टर्न्स वही रहे, लेंथ क्या हो चुकी है कम हो चुकी है, ये रकम वही रही, ये कम हो चुकी है, तो ये इसके साथ क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीज़ कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएंगे। आपको वैसे पता है जब हम उसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो वो क्लोज आ जाएंगे, ऐसे उनका रश बढ़ जाएगा तो समझ ले उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ चुके हैं। तो ये सिचुएशन याद रख लेनी है आपने। अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं, मतलब वायर को हम खोल देते हैं, तो जब वायर की स्ट्रेचिंग की जाती है तब क्या होगा ये भी आप समझिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इसको ये नंबर ऑफ टर्न 10 है, मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया, ऐसे इसको खोल दिया, ये देखें मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, और ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। तो कंप्रेस करने में भी नंबर ऑफ टर्न्स उतने रहते हैं, स्ट्रेच करने में भी नंबर ऑफ टर्न्स उतने रहते हैं, बस कंप्रेस करने में लेंथ हाफ हो जाती है या कम हो जाती है, और स्ट्रेच करने से लेंथ बढ़ जाती है। बात समझ गए? तो अब ये सिचुएशन है, हमने इसको क्या कर दिया है, ऐसे हमने इसको स्ट्रेच कर दिया है। तो अब सिचुएशन देखिएगा कि अब हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ पे स्ट्रेचिंग की बात है तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे, स्ट्रेच करने से उतने ही रहेंगे, लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। जब लेंथ बढ़ जाएगी तो मुझे बताइए, ये वही रहे, ये बढ़ गई, ये बढ़ जाएगी, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कम हो जाएंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पहले ये जो था इस शेप में था, इसको देखिए, पहले ये है यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स आ रहे हैं, आंसर है यूनिट लेंथ में 5 टर्न आ रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको ऐसे खोल देंगे तो फिर यूनिट लेंथ में कितने आ रहे हैं, आंसर यूनिट लेंथ में पहले से कम हो चुके हैं, 3 आ रहे हैं। अब एक और चीज़ देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे यूनिट लेंथ में 5 टर्न आ रहे हैं तो इसको अगर हम कंप्रेस कर दें तो यूनिट लेंथ में 10 नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, लेंथ उतनी रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ में बढ़ जाएंगे। तो इस तरह आपको याद रख लेना है कि कंप्रेस करने से क्या क्या चेंज होता है और स्ट्रेच करने से क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या चेंज नहीं होता। अब अगला सवाल है मेक एन अदर लेयर, यानी ये नंबर ऑफ टर्न्स थे, इसके ऊपर हमने एक और लेयर डेवलप कर दी, यानी ये 10 नंबर ऑफ टर्न्स थे, लेंथ उतनी है, उसके ऊपर 10 नंबर ऑफ टर्न्स और लपेट दिए। तो अब इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेक एन अदर लेयर। अगर हम इस कॉइल के ऊपर एक और लेयर बना दें नंबर ऑफ टर्न्स की, तो उसमें क्या क्या होगा बेटा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, लेंथ तो वही रहेगी, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी बढ़ जाएंगे। ये आपने सारा कुछ देखना है फार्मूले को देख के, ये इसके डायरेक्टली होता है, ये इसके इन्वर्सली होता है। जब इस कॉइल के ऊपर एक और नंबर ऑफ टर्न्स की लेयर चढ़ा दी जाती है तो उस सिचुएशन में लेंथ तो उसकी क्या रहती है, चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ टर्न्स चूँकि उसके बढ़ गए हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी बढ़ जाएंगे, यानी स्मॉलर एन भी बढ़ जाएगा। स्टोरी समझ आई? अब इसे अगला पॉइंट देखिएगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इफ़ करंट थ्रू वन टर्न इज आई, अगर हम ये मान लें कि ये जो टर्न है, एक टर्न से गुजरने वाला करंट कितना है, आई, फॉर एग्जांपल 5 एम्पेयर है या 6 एम्पेयर है, मैंने आई लिख दिया ऐसे। अगर एक टर्न से गुजरने वाला करंट आई है तो 5 टर्नों से गुजरने वाला करंट कितना होगा, आंसर है, एक बच्चे के पास 10 रुपये हैं तो 3 बच्चों के पास कितने होंगे, 3 × 10, 8 बच्चों के पास पैसे कितने हो गया, 8 × 10। तो एक टर्न से गुजरने वाला करंट अगर आई है तो 5 टर्नों से करंट गुजरता जो होगा वो कितना होगा, आंसर है
एक टर्न से गुजरने वाला करंट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्न्स, तो 5 टर्न से गुजरने वाला करंट कितना हो जाएगा 5i। अब इसी तरह अगर हमारे पास एक टर्न से गुजरने वाला करंट i है, 2 टर्न से गुजरने वाला करंट 2i है, 3 टर्न से गुजरने वाला करंट 3i है, 5 टर्न से गुजरने वाला करंट 5i है, तो n नंबर ऑफ टर्न से गुजरने वाला करंट कितना होगा n इंटू आई। बात समझ गए? तो i क्या है? वो करंट जो एक टर्न से गुजरता है, जितने टर्नों से गुजरा है उसको साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उन तमाम टर्न्स का करंट आ जाएगा n इंटू आई। बात समझ गए? ये यूनिटी मेथड होता है, ये 5वीं क्लास में हमें पढ़ा दिया जाता है कि अगर हमें एक चीज़ की वैल्यू का पता है तो जितनों का पता चलाना हो उतनी की तादाद से हम क्या कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबकी फिर तादाद का जो है पता चल जाता है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि क्या करना है। हमारा पर्पस क्या था कि उस सोलिनॉइड के अंदर जो हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया था, उस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो ये सारे स्टेप मैं आपको बता चुका था, अब हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो वो जो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर हम इसको अंदर से देखें तो ये किधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अलग से उस सोलिनॉइड की बेटा मैग्नेटिक फील्ड ये ब्लू लाइन से बना दी है। आपको पता था कि उस सोलिनॉइड के अंदर यहाँ पे पॉइंट की सिलेक्शन हुई थी जहाँ पे हमने बी की वैल्यू को फाइंड करना था। बेटा ये पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, जो मैंने सोलिनॉइड के अंदर उसके पेट में जो पॉइंट है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करना है। और ये बेटा रेड कलर का एम्पीरियन लूप है, जो क्लोज लूप हम इमेजिन करते थे, आपको पता होना चाहिए। फिर इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये भी स्टेप फॉलो हो गया। अब आपने इस पॉइंट का नाम ए रख लेना है, इस पॉइंट का नाम बी रख लेना है, इसका नाम सी रख लें, इसका नाम डी रख लें। इस तरह हमने उसके लेंथ जो थी, क्लोज पाथ था, उसको हमने डिवाइड कर दिया, उसके नाम भी मेंशन कर दिए। बेटा इस लेंथ को हम L1 कहेंगे, इस लेंथ को L2 कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, इस लेंथ को हम नाम देंगे L3 का। और इसी तरह इस लूप की जो इस तरफ से इस तरफ तक लेंथ है, इसको हम नाम देंगे L4 का। बात समझिए, L1, L2, L3 और इसका नाम क्या रखा हमने L4। इस लेंथ का नाम AB, BC, CD, DA। AB, BC, CD, DA 4 हमने इसके पैचेस कर लिए। अब हमने क्लोज पाथ के 4 एलिमेंट बना दिए। अब हर एलिमेंट पे हम क्या लेने जा रहे हैं, B डॉट डेल्टा L। तो पहला जो है इसके लिए B डॉट L1 लेंगे, B डॉट क्या है L1, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होता है, B इंटू L1 इंटू क्या आता है कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे बताइए B यहाँ पे आ गया L1, थीटा कितना आ गया एंगल, थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान। और लेंथ बेटा आप इस तरफ कंसीडर कर सकते हैं या इस तरफ कंसीडर कर सकते हैं, ये आर्बिट्रेरी होता है, आपकी मर्जी है, जिधर मर्जी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। आपकी बुक वाले ने इसको इस तरफ कंसीडर किया हुआ है इस लेंथ को, तो मैं इस लेंथ को इधर कंसीडर कर लेता हूँ बुक के मुताबिक। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, आंसर है cos 0 आ जाएगा। तो हमारे पास B डॉट डेल्टा L, इसका किसके इक्वल बनेगी ये क्वांटिटी, B इंटू L1। cos 0 कितना होता है 1, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब सेकंड लेंथ के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो अब जो सेकंड लेंथ है आप देखेंगे वो लेंथ कौन सी है, BC। तो ये आपके पास क्या है BC। BC के लिए लेंथ किधर को आपने कंसीडर करनी है, ये लेंथ इधर को, ये लेंथ इधर को, BC लेंथ किधर है इधर को, ठीक है। ये वाली जो BC लेंथ है या CB लेंथ है ये नीचे को है, ठीक है, लेंथ नीचे को है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे बेटा cos 90 आ जाएगा, cos 90 0 हो जाता है। तो हमने जो सेकंड पैच था उसमें भी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, तो बेटा इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इसी तरह फिर किसकी बारी आएगी, इस लेंथ की। तो बाहर वाली साइड पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेरी वीक होती है, तकरीबन 0 होती है, याद रख लो, मैंने आपको पहले बता दिया शुरू में। बाहर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड एक तो वीक होती है, दूसरे नंबर पे नॉन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन हम इसको जो है नेगलेक्ट करके B को तकरीबन कितना मान सकते हैं 0। इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन रियल में होती है, लेकिन बहुत वीक होती है। तो अब इस पर भी हमने डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया, इस पर भी अप्लाई कर लिया। अब किसकी बारी है, आंसर है इसके बाद अब इसकी बारी थी किस लेंथ की, ये वाली CD लेंथ। तो बाहर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0। अभी चेक करते हैं इसको, B डॉट क्या आएगा L3।
तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे आ जाएगा BL3 cos ऑफ थीटा। आपको पता है यहाँ पर इस लेंथ पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या माना हुआ है हमने, 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर है 0। ये तीसरे पैच के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब कौन सा हो चुका है, इसका भी डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका लेते हैं आप। अब इसका सोचते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B.L4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B इंटू L4 इंटू क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। थीटा देखिए ये लेंथ किधर है, ऊपर को, ठीक है, क्योंकि हमने सारा क्लॉकवाइज इमेजिन की हुई है लेंथ लूप को। इसकी लेंथ मुझे बताइए ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ कितना, 90। यहाँ पे cos 90 आ जाएगा। cos 90 कितना होता है, आंसर है cos 90 0 होता है। तो ये आपके पास जो है चौथे लूप के लिए B.Δl आ गया। पहले एलिमेंट के लिए कितना आ गया, BL1, दूसरे एलिमेंट के लिए कितना आया, 0, तीसरे एलिमेंट के लिए कितना आया, 0, चौथे एलिमेंट के लिए कितना आया, 0। अब अगला काम क्या होता है मुझे बताइए। जब हर लूप का हमने B.Δl ले लिया है, अब हमने तमाम तर लूप्स के लिए जो B.Δl लिया है इसको हमने सम करना होता है। अब हम इसको सम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आ जाएगा, पहले लूप का कितना आया था B.Δl1, वो आया था B इंटू L1 आया था, प्लस दूसरे का 0, प्लस तीसरे का 0, प्लस चौथे का भी 0। आपको पता है तमाम को सम करें तो कितना आ जाएगा, B इंटू L1। और इसने एम्पियर ने क्या कहा था, तमाम को सम करने के बाद इसको आपने कंसीडर करना है किसके इक्वल, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट। यहाँ पे क्या है, ये टोटल करंट एनक्लोज्ड बाई दैट लूप। स्टोरी समझ आई। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, B को यहाँ पे क्या लिख दिया, लेंथ L1। तो आप यूँ मान लें कि ये जो लेंथ L1 है ना, इसको हम L का नाम दे लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या रख लेते हैं, L, या आप कोई भी इसके लिए सिंबल बड़ा L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये वाली लेंथ को L1 को क्या मान लिया, कैपिटल L। यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, टोटल करंट। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, टोटल करंट। ये करंट कौन सा लेना है आपको याद है, ये करंट हमने वो लेना होता है जो हमने लूप इमेजिन किया है, उस लूप के अंदर कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में जो यहाँ पे बनी हुई है कि ये जो हमने लूप इमेजिन किया हुआ है, इस लूप के अंदर कितने टर्न्स आ रहे हैं। आपको पता है करंट वो लेना होता है जो आपने ये इमेजिन किया होता है लूप, ये हमने लूप इमेजिन किया है, इस लूप के अंदर जो करंट है वो वाला हमने लेना होता है। तो इसके अंदर ये एक टर्न है, 2 3 4 5, जितने भी इस लूप के अंदर टर्न्स गुजर रहे हैं तमाम का करंट सम लिया जाएगा। अब एक लूप का करंट आई है, दूसरे लूप का करंट भी आई है, तीसरे का भी आई है, चौथे का भी आई है। हमारे पास अगर 5 टर्न है तो लूप के अंदर करंट कितना एनक्लोज हो रहा है, 5 आई। अगर हमारे पास उस लूप के अंदर 10 टर्न आ रहे हैं तो एक टर्न का करंट आई है तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 आई। अगर हमारा ये क्लोज लूप है, इसके अंदर 50 टर्न आ रहे हैं तो एक टर्न का कितना है, आई, 50 टर्न का कितना हो जाएगा, 50 आई। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे ये जो लूप इमेजिन किया है इसके अंदर जो टर्न्स आ रहे हैं उनकी तादाद हमने जनरली बता दी n है। कितने टर्न्स हैं, n वो टर्न्स हैं जो हमारा क्लोज लूप है जो उसके अंदर आ रहे हैं। स्टोरी समझ आ गई। अब यहाँ पे मेरा सवाल है कि टोटल करंट कौन सा लेना है, वो टर्न्स सोलिनॉइड के, बोलो सोलिनॉइड के उन टर्न्स का करंट लेना है जिसको हमारे ये रेक्टेंगुलर लूप ने घेरा डाला हुआ है। अब इसके अंदर हमने माना हुआ है कितने टर्न्स आ रहे हैं सोलिनॉइड के, n टर्न्स आ रहे हैं। कितने टर्न्स हैं इसके अंदर, आंसर है n टर्न्स। अब मुझे बताइए अगर एक टर्न की बात करें, एक टर्न का करंट कितना होता है, आंसर है सिंगल टर्न का जो करंट है, सिंगल टर्न का जो करंट है वो कितना है, I, ठीक है। अगर n टर्न्स की बात करें तो n टर्न्स का करंट कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट ऑफ n टर्न्स। n क्या है, वो टर्न्स
जिसको हमारे क्लोज्ड लूप ने गिरा डाला हुआ है, तो इनका करंट आ जाएगा बेटा N इंटू आई। बात समझिए, तो हमारा टोटल करंट कितना आई है या N आई है? आंसर है आई। तो वो करंट है जो सिंगल टर्न का है, ठीक है। हमने करंट कौन सा लेना है? ये जो आपने रेक्टेंगुलर लूप बनाया है इसके अंदर जितने करंट है वो सारे लेने हैं, पहले लूप का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का एंड सो ऑन। अब कितने टर्न्स हैं? N टर्न्स हैं, तो करंट कितना बनेगा? N इंटू आई। तो याद रख लो, हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये आपके पास BL आ गया ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पे म्यू नॉट ऐसे आ गया, ठीक है, और B के साथ यहाँ पे लेंथ आ गया। टोटल करंट आपको पता है एक टर्न का I होता है, तो N टर्न्स का कितना आ जाएगा? N इंटू आई आ जाएगा। और यहाँ पे आपने एक चीज़ स्टडी की है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बराबर होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बटे में क्या आ जाता है? लेंथ। तो यहाँ पे हम N की वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले से। अब मुझे बताइए यहाँ से N किसके इक्वल निकलेगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो N बराबर आ जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो यहाँ पे हम N की वैल्यू पुट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई भी क्या है? उसकी लेंथ। जब आप इसको इसमें पुट करते हैं तो पुट करने के बाद आपके पास आंसर आता है B इंटू एल म्यू नॉट, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न, ये आ जाएगा N इंटू एल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? I, L से कट जाएगा, तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड के अंदर है वो आपको मिल जाएगी म्यू नॉट N इंटू आई। तो ये आपने देख लिया कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होती है। अब दोबारा से इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, N की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको पता है N बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? I। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात समझ गए? तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड थी जो सोलिनॉइड के अंदर आती है। ये किस पे डिपेंड करती है? करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे। ये कब है? अगर वहाँ पे सोलिनॉइड के अंदर मटेरियल कौन सा रखा हुआ है? हमने वैक्यूम है। अगर बेटा उसके अंदर हम कोई मटेरियल रख देते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 3 तरह के मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो फिर यहाँ पे म्यू नॉट आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये मीडियम आ गया, तो इसके साथ बेटा मल्टीपल में म्यू इंटू आर आ जाएगा। तो ये बेटा था हमारा सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, किसका इस्तेमाल करके? एम्पियर लॉ का इस्तेमाल करके। बात समझिए। अब बेटा आपको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, इतनी है, ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। तो ये आपने सीख लिया कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। अब आप लोग सीखेंगे कि जो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है उसकी डायरेक्शन किधर है, उस सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है उसका नॉर्थ पोल किधर है। तो ये अलग से आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, इसको बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या नाम बताया मैंने? राइट हैंड ग्रिप रूल। तो आपके पास सबसे पहले राइट हैंड होना चाहिए। यस है सर। आपने इस राइट हैंड से सोलिनॉइड को ग्रिप करना है, यानी पकड़ना है ऐसे। कितने तरीके हैं इसको पकड़ने के? एक तरीका ये है या ऐसे, 2 तरीकों से राइट हैंड में पकड़ सकते हैं ना, या ऐसे पकड़ लें तो या फिर ऐसे पकड़ लें। तो बेटा आपने इसको जब पकड़ना है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर पकड़ना है। मिसाल के तौर पर अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ, तो ऐसे पकड़ लें, ठीक है ना। करंट इधर को है, इधर को कर्लिंग फिंगर्स है, उधर को करंट इस तरह पकड़ लें। अगर करंट इस तरफ है तो ऐसे पकड़ लें। तो याद रख लो आपने कैसे ग्रिप करना है, जिधर को करंट फ्लो कर रहा है आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, जो मुड़ने वाली उंगलियां उधर को जानी चाहिए, और अंगूठे को सीधा रखें, मकारी ना करें कि ऐसे या ऐसे, सीधा रखें अंगूठे को। जिधर बेटा थंब चला जाता है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यानी नॉर्थ पोल इधर होगा। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो फिर नॉर्थ पोल की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। अगर ये सोलिनॉइड है, करंट इधर फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल ऊपर को होगा। अगर इसमें से करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल जो है, अंगूठा किधर जा रहा है? नीचे को। तो जिधर को थंब जाता है उधर को नॉर्थ पोल आता है। अगर हम अपने आर्टिकल की बात करें तो इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा था? ये देखिए क्रॉस है, अंदर को फ्लो कर रहा था, तो अंगूठा किधर है? इधर। तो इसका इस तरफ नॉर्थ पोल आएगा और इस तरफ इसका साउथ पोल आएगा। बात समझ गए? अब अगला सवाल है कि सोलिनॉइड से जो हमारे पास चीज़ बन जाती है इसको क्या बोलते हैं? बेटा ये आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। हम इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको हम रिलेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को रिले एक चीज़ होती है, मैट्रिक में आपने पढ़ा। आपके पास जो साउंड सिस्टम वाले स्पीकर होते हैं वहाँ इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इस मैग्नेट को क्रेन्स, हैवी क्रेन्स होती हैं हमारे पास, वहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं।